कक्षा 11 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें ये 7वां चैप्टर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और वैश्विक साहस। लास्ट वीडियो में हमने निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर का अर्थ और उसके लक्षण जो 7 पॉइंट थे वो समझे थे। अब आज का टॉपिक है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के मध्य अंतर। आपकी किताब में अंतर के मुद्दे दिए हैं। एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरी तरफ निजी क्षेत्र दर्शाया गया है। सबसे पहला मुद्दा है मालिकी। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की मालिकी किसकी होगी? तो सार्वजनिक क्षेत्र की मालिकी या तो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की या फिर संयुक्त रूप से दोनों की या दोनों सरकार की हो सकती है। और निजी क्षेत्र की मालिकी व्यक्ति की या तो व्यक्तियों का समूह होगा, क्योंकि वो प्राइवेट है तो व्यक्तियों का समूह की मालिकी हो सकती है। दूसरा मुद्दा है अंकुश। अंकुश यानी कि कंट्रोल कौन रखेगा? तो सार्वजनिक क्षेत्र की मालिकी सरकार की होती है, जिससे सरकार उस पर अंकुश रखती है। और निजी क्षेत्र में सरकार जो भी कानून, नीति, नियम, कायदे बनाते हैं उनके द्वारा निजी क्षेत्रों पर अंकुश रखा जाता है। सीधे सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन जो भी कायदे, कानून, नीति, नियम बनाती है उनके द्वारा इन निजी क्षेत्रों पर अंकुश रखा जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है मुख्य उद्देश्य। दोनों क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण का होता है और निजी क्षेत्र का हमें पता है मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। चौथा मुद्दा मुनाफाखोरी। सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी होने के कारण उस पे अंकुश लगता है, जिससे वो मुनाफाखोरी नहीं करते, यानी कि अधिक लाभ लेने के लिए आम जनता को छेतरते नहीं हैं, ठगते नहीं हैं। लेकिन निजी क्षेत्र जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो वो मुनाफाखोरी करने के लिए यानी कि अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वो ग्राहकों को छेतरते हुए दिखाई पड़ते हैं। जो वस्तु की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो निम्न प्रकार की कर देते हैं, कीमत अधिक कर देते हैं। तो ये निजी क्षेत्र मुनाफाखोरी करते हुए दिखाई देते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र मुनाफाखोरी नहीं करते हैं। पांचवा मुद्दा है स्वरूप। कौन कौन से स्वरूपों का समावेश होता है? तो सरकारी विभाग, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। और निजी क्षेत्र में हमने देखा था व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी, हिंदू अविभक्त, सहकारी समिति, संयुक्त हिस्से वाली कंपनी। तो ये निजी क्षेत्रों का स्वरूप है। तो यहाँ पे ये अंतर आपका पूरा होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है वैश्विक साहस यानी कि ग्लोबल एंटरप्राइज। सबसे पहले ख्याल दिया हुआ है, तो कोई भी व्यावसायिक इकाई जब अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर फैलाती हैं तब उन्हें वैश्विक साहस कहते हैं। यानी कि अपने देश की जो राष्ट्रीय सीमा है उससे बाहर यानी कि विदेशों तक, विश्व के अनेक देशों तक अपनी जो व्यावसायिक प्रवृत्तियां हैं उनको फैलाती हैं, वहाँ कार्य करती हैं। तो ऐसी इकाइयों को वैश्विक साहस के अंदर उनका समावेश होता है। व्यावसायिक साहस के मुख्य 2 प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, एक स्थानीय साहस और दूसरा वैश्विक साहस। वैश्विक साहस में 3 अलग अलग भाग दर्शाए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय साहस, बहुराष्ट्रीय साहस और ट्रांसनेशनल साहस। सबसे पहले स्थानीय साहस का अर्थ समझाया हुआ है। तो ऐसे साहस जो अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियाँ राजनीतिक सीमाओं तक ही सीमित रखते हैं उन्हें स्थानीय साहस कहा जाता है। यानी कि देश के अंदर ही अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियाँ फैलाते हैं, उन्हें स्थानीय साहस कहते हैं। ऐसे साहस यानी कि जो स्थानीय साहस होते हैं वो सामान्यतः यानी कि शुरुआत में क्या करते हैं,
व्यावसायिक प्रवृत्तियों के लिए किसी भी निश्चित राज्य प्रदेश का अध्ययन करते हैं। यानी कि वो सबसे पहले ऐसा नहीं कि बहुत सारे शहरों में कोई कंपनी शुरू हुई है तो शुरुआत में ही बहुत सारे शहरों में वो अपना व्यापार फैला देगी, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो एक राज्य एक प्रदेश को अपना एक निश्चित कर लेते हैं, वहाँ के लोगों का, उनके व्यवहार का, उनकी क्षमता का, खरीद शक्ति का सब कुछ अध्ययन करते हैं। उसके अनुसार वो अपने बाजार की व्यूह रचना रचते हैं कि ये प्रदेश है तो यहाँ पे किस प्रकार की वस्तुओं का अधिक विक्रय होगा, लोगों को किस प्रकार की वस्तुएं पसंद आएगी, लोग किस कीमत पर वस्तु खरीदना पसंद करेंगे या खरीद सकते हैं, उनकी खरीद क्षमता कितनी है। तो इस प्रकार वो सबसे पहले एक निश्चित राज्य प्रदेश निश्चित करते हैं, उसके आधार पर अपने बाजार की व्यूह रचना रचते हैं। ये था स्थानीय साहस। उसके बाद वैश्विक साहस के जो 3 स्वरूप हमने देखे वो एक एक करके समझाए हुए हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय साहस। तो जो राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर अर्थात एक से अधिक देशों में अपनी प्रवृत्तियां फैलाए तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहस के रूप में जाना जाता है। दूसरा है बहुराष्ट्रीय साहस किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय साहस में स्थानीय बाजार के अनुभव का उपयोग करके अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियों का विस्तार विदेश के बाजार तक फैलाती है, जिससे विदेश के बाजारों में अपनी शाखा द्वारा स्थानीय बाजार की व्यूह रचनाओं का भी उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे साहसों को बहुराष्ट्रीय साहस कहते हैं। बहुराष्ट्रीय साहस में जो भी व्यावसायिक इकाई है, जो कंपनी है, वो क्या करेगी, उसने स्थानीय साहस यानी कि उसने देश के अंदर जो अपनी बाजार की व्यूह रचना अपनाई है, जो उसने जिस तरीके से व्यापार किया है, जिस तरीके सफलता प्राप्त की है, अपनी उस व्यूह रचना का इस्तेमाल वो दूसरे विदेशों में करते हुए दिखाई देती है। और तीसरा ट्रांसनेशनल साहस। इसमें ट्रांसनेशनल साहस में जो भी पूरे विश्व में उत्पादन होता है, विक्रय होता है, जो निवेश पूंजी लगाई जाती है, जो भी प्रवृत्तियां होती है, सबका समावेश ट्रांसनेशनल साहस में होता है। इसमें व्यावसायिक प्रवृत्तियां विश्व में जिस भी देश में कार्य करेंगी वहाँ की साधन संपत्ति का इस्तेमाल करके उत्पादन करती हैं और उस देश में व्यापार करती हैं, उस देश में व्यावसायिक प्रवृत्ति आरंभ करती है। यानी कि विदेशों में विदेशी चीज़ वस्तुओं का जो कच्चा माल होगा, जो भी चीज़ें होंगी, उनका इस्तेमाल करके उत्पादन किया जाता है, साधन संपत्ति वहाँ की इस्तेमाल की जाती है और इस प्रकार व्यापार किया जाता है। तो ये वैश्विक साहस के 3 स्वरूप थे। उसके बाद वैश्विक साहस का लक्षण दिया गया है, इसे हम अगले वीडियो में समझेंगे।